रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन डीसीटी लेवल पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन से रिलेटेड हमने टर्म्स पढ़ी थी कि डीसीटी के लेवल पर मेनली डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के लेवल पर मेनली कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं। ओके, तो 3 हार्मोन्स के नाम हमने लिखे थे बेटा, कौन कौन से बताओ जल्दी से। एडीएच, एल्डोस्टेरॉन एंड रेनिन। रिवीजन नहीं करते हो आप लोग, एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। तो एडीएच, एल्डोस्टेरॉन एंड रेनिन ये मेनली डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वाले रीनल कॉर्पस रीनल ट्यूब्यूल के डीसीटी वाले पार्ट पर एक्ट करके जो यूरिन जा रहा है उसका रेगुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग का नो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। जनरली डीसीटी के लेवल पर रेगुलेशन होता है ज्यादातर हार्मोनल कंडीशन पे। तो फर्स्ट जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, ये अगर कम या ज्यादा होता है तो फिर किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना पड़ेगा। ओके, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड जाना चाहिए या फिर डाइल्यूटेड जाना चाहिए, ये यहाँ से डिसाइड हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर। जीएफआर अगर कम हो गया तो हमने कहा था कि वहां पर कुछ जीएफआर कम हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम बन रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या होना चाहिए, फिर ग्लोमेरुलस को आने वाले ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए ताकि प्रेशर के कारण ज्यादा फिल्ट्रेट बने। ओके, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ग्लोमेरुलस को सप्लाई होने वाले ब्लड का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो जीएफआर अगर कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, 125 ml पर मिनट इससे कम हो चुका है, that is less than 125 ml per minute, then blood flow to glomerulus should be increased. Okay, ग्लोमेरुलस को आने वाले ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए, should be increased. Okay, अब ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, this blood pressure should be increased. ओके, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का तरीका बताओ, कैसे बढ़ा सकते हैं ब्लड प्रेशर। अगर बॉडी को ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो क्या कर सकती है बॉडी। सर एड्रेनलिन शॉट लेकर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ाना है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट आप बोलोगे तो फिर आपको उसका मैकेनिज्म पूरा वापस से बताना पड़ेगा। आपको एक चीज बताना चाहिए, फिर उसके बाद में कौन कौन से वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे हार्मोन्स, हम वहां पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हमने कहा फिल्ट्रेट कम हो गया है, फिल्ट्रेट कम हो गया तो ब्लड अब क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश करेगा, रेगुलेशन कैसे होगा उसका,
तो ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाएगा ग्लोमेरुलस। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ओके, दैट इज वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, वेसल्स का ल्यूमेन कम करना पड़ेगा, नैरो करवाना पड़ेगा थोड़ा, मतलब वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट। ओके, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी बॉडी पे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए अब वेसल अपने आप तो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, उसको कोई सिग्नल देगा। तो इसकी हेल्प से होगा बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन कौन से हैं, फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन कौन यूज हो सकता है। ओके, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के एग्जांपल्स फिर हम वहां पर नोट करते हैं कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। फिर वहां पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेसल को प्रेस करेगा, ये हो सकता है यूज। एंड और एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन यूज हो सकते हैं, ठीक है। और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एक सेकंड, सॉरी, एएनएफ तो ब्लड प्रेशर को कम करवाएगा, रेगुलेशन की, जीएफआर अगर बढ़ जाएगा तो उसके लिए हम बाद में बात, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है यूजुअली। कुछ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी है, ओके, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं, ओके। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो एडीएच और एल्डोस्टेरॉन, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स जीसीपी के लेवल पर वर्क करते हैं और जीएफआर को बढ़ा सकते हैं, ओके। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पास करवा करके वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जीएफआर पर मिनट में बढ़ जाएगा और नॉर्मल तक लेकर जा सकते हैं। कैसे वर्क करते हैं, तो हम पहले एडीएच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम से क्लियर है, एंटी डायूरेटिक, ओके। एक हम किडनी में एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं डायूरेसिस, उसका ये, तो एडीएच के एब्सेंस में डायूरेसिस हो सकता है। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डायूरेसिस मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मिक्चुरेशन होगा, बार बार यूरिन रिलीज किया जाएगा और उसमें वाटर का लॉस ज्यादा होगा, ओके। वाटर लॉस जिसमें दिखेगा आपको बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं डायूरेसिस, ओके। तो डायूरेसिस मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन रिलीज होगा और उसमें हर बार यूरिन में वाटर जाता है, मोर देन 90% पार्ट वाटर होता है वहां पर यूरिन में, तो वाटर का बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। ये डायूरेसिस, तो ये ऐसा ना हो इसलिए हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन रिलीज होता है अगर बहुत ज्यादा वाटर जा रहा है तो, उसको रोकने के लिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट मींस ये डायूरेसिस को रोकता है, एंटी डायूरेटिक, ओके। और ये वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये वेसल्स को प्रेस करता है,
वैसोप्रेसिन। कहां से निकलता है ये? secreted from ADH secretes from pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ओके, कब निकलेगा? तो जब डीसीटी में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर दिखता है, ओके, मतलब यूरिन अगर ज्यादा, यूरिन बनने के लिए जो जाने वाला है फिल्ट्रेट, उस फिल्ट्रेट में अगर ज्यादा वाटर है तो इसका सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। ओके, एक तो ये कंडीशन है, बहुत ज्यादा वाटर है तब सिग्नल जाता है, या फिर वेसल्स जो ब्लड है, ब्लड थिक हो रहा है, ब्लड से बहुत सारा वाटर निकल गया है तो ब्लड थिक हो रहा है, या फिर बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, ओके, और बाहर से आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पर एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो ऐसी कंडीशन जब वाटर यूरिन में ज्यादा जा रहा हो तो, या फिर बॉडी को, ब्लड को वाटर की रिक्वायरमेंट है लेकिन बाहर से इंटैक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशंस में डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के पार्ट पर सिग्नल रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले तो ब्रेन के पास में जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा फिर एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन। ओके, और ये डीसीटी के लेवल पर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कॉज करेगा। एडीएच क्या कॉज करता है? causes water reabsorption at DCT level। ओके, याद रखना, लूप ऑफ हेनले के टाइम पर ये नहीं काम आएगा, ये डीसीटी पर ही एक्ट करता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर, और वहां से वाटर लार्ज अमाउंट में अब्सॉर्ब करवा सकता है अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है, या फिर ज्यादा ही डाइल्यूटेड यूरिन अगर रिलीज हो रहा है तो। ओके, इस तरह से ये एक्ट करता है एडीएच। ओके, और ये वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कॉज करवा करके फिर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो डीसीटी के पास में जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, ब्लड वेसल्स को, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को, और वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो अब उसको वापस से रिटेन होने के लिए वहां पर ज्यादा फ्लूइड चाहिए प्रेशर लगाने के लिए, ताकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई वेसल्स वापस से नॉर्मल हो जाए, तो इसके लिए वहां पर वाटर अब्सॉर्ब होने लग जाता है। इसने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, ब्लड वेसल्स को, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो डीसीटी को जा रही है उसके पास में, डीसीटी के कांटेक्ट में है, उसको इसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, और अब वो वेसल्स वापस से अपना साइज रिगेन करने के लिए उसको डाइल्यूट होना है और ज्यादा, इसलिए वो डीसीटी से वाटर अब्सॉर्ब करने लगी। ये अल्टीमेटली इस तरह से पार्टिसिपेट करता है। सेकंड हमने कहा एल्डोस्टेरॉन, बट एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इजीली रिलीज नहीं होता। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ओके, मतलब मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेगा और रीनल के कॉर्टेक्स से निकला हुआ है, ओके, इसलिए इसको बोला गया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, रीनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, और ये अब्सॉर्ब करता है मिनरल्स को, इसका काम है मिनरल अब्सॉर्प्शन, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेगा। अब मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके अगर यूरिन अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है तो मिनरल को अब्सॉर्ब करके, मतलब सॉल्यूट को अब्सॉर्ब करवा लेगा, रीअब्सॉर्ब करवा लेगा, तो जाते हुए यूरिन में वहां पर सॉल्ट का, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा मोर डाइल्यूटेड हो जाएगा यूरिन। ओके बेटा, तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन वहां पर रिलीज होगा, ऐसा हम बोलेंगे। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है तो डाइल्यूट हो जाएगा। बट ये एक्ट कैसे करता है?
ये भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवा करके एक्ट करता है। ओके, अब एक्ट होने के लिए यहाँ पर रेनिन, एल्डोस्टेरॉन निकलने के लिए रेनिन यहाँ पर लगता है। तो पूरा एक रास सिस्टम है, RAAS, रास सिस्टम इसको बोलते हैं। मतलब ये एल्डोस्टेरॉन तब निकलेगा जब इसके पहले ये दो हार्मोन्स और निकल जाएंगे, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये तीनों मिला करके है। ओके, तीन हार्मोन्स यहाँ पर एक साथ में एक्ट करते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन तब निकलेगा जब रेनिन और एंजियोटेंसिन वहां पर अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाने के लिए सबसे पहला सिग्नल जाता है डीसीटी के पास में, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus की सेल, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होगा रेनिन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेनिन रिलीज होगा। ये जो रेनिन हार्मोन है, रेनिन हार्मोन ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड के अंदर, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड एंजियोटेंसिनोजन 2, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। तो ब्लड में प्रेजेंट है दो एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड एंजियोटेंसिनोजन 2, ये दो हार्मोन्स वहां पर प्रेजेंट है। दो पेप्टाइड्स से, एक्चुअली पेप्टाइडल हार्मोन्स है। ओके, ओजन, ओजन सफिक्स रिप्रेजेंट, आपको पहले भी बताया है 11th क्लास से कि किसी भी प्रोटीन या किसी भी एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन्स के आगे प्रो या लेटर उसमें ओजन सफिक्स जुड़ा हो, तो प्रो प्रीफिक्स या ओजन सफिक्स, तो वो इनएक्टिव होता है। जैसे हमने पढ़ा था प्रो इंसुलिन, पढ़ेंगे हम, तो हमारी बॉडी में पहले इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रिलीज होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर वहां पर वो इंसुलिन के फॉर्म में एक्टिव होकर के फिर वर्क करता है। तो इस तरह से प्रो इंसुलिन तो इनएक्टिव फॉर्म है। ऐसे ही हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये इनएक्टिव फॉर्म पढ़े थे एंजाइम्स। तो ओजन ये रिप्रेजेंट करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन में, मतलब एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ओके, तो रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। ओके, ये बनाएगा एंजियोटेंसिन 1, ये एक्टिव फॉर्म रेनिन के प्रेजेंस में। और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 को एक्टिव करवाएगा और इसका एक्टिव फॉर्म बनेगा एंजियोटेंसिन 2 सेकंड। ओके, तो ये एक्टिव फॉर्म बनते हैं वहां पर। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 को एक्टिव बनाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड ये जाएगा कॉर्टेक्स के पास, रीनल कॉर्टेक्स के पास, और रीनल कॉर्टेक्स के पास जाकर के ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। ओके, तो एंजियोटेंसिनोजन 2 रिलीजेस मतलब रिलीज करने में हेल्प करेगा एल्डोस्टेरॉन का। तो एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड 2 जो लीवर से सीक्रेट होते हैं एक्चुअल में, वो ब्लड में डाल दिए जाते हैं लीवर से। ओके, और ये ब्लड में एक्टिव होते हैं। फिर ब्लड में एक्टिव होकर के ये ब्लड से एंजियोटेंसिनोजन 2 एंजियोटेंसिन में बदलने के बाद एंजियोटेंसिन 2 किडनी के पास जब जाता है, तो किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से फिर ये
एल्डोस्टेरॉन मिनरल ऑफ कॉर्टिकॉइड को रिलीज करवाता है। ओके बेटा, फिर ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी के पास में जाएगा और सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डिफिकल्टी हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। Done, sir. गुड, Done, sir. Done, sir. गुड। इंदौरा ब्रांच से कोई रिप्लाई नहीं है। इंदौरा ब्रांच में हो गया बेटा? डन सर। ओके, ये तो हो गया। जीएफआर कम अगर हो गया तो बढ़ाना कैसे? लेकिन अगर इनके कारण अगर ज्यादा जीएफआर बढ़ गया तो, या फिर कई ऐसी रीजन हो गया जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसके कारण जीएफआर बढ़ गया कुछ कंडीशंस में। ओके, लेकिन अगर किसी पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका जीएफआर भी बढ़ सकता है। ओके, हम उसके ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली वहां पर, मतलब वो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है, मतलब अब बॉडी के जो मैकेनिज्म है वो उसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन है जिसको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, और वो अगर वहां पर उसने अगर स्प्रिंट रनिंग की या फिर कोई तेज दौड़ा या फिर जो है उसने कोई एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर किसी रीजन से उसका ब्लड प्रेशर वहां पर थोड़ा बढ़ गया है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने से जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो जीएफआर को भी कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर को भी, तो नॉर्मल पर्सन में तो कंट्रोल हो जाएगा कुछ देर के बाद में। तो कैसे कंट्रोल होता है अगर जीएफआर बढ़ गया तो? उसको किसी तरह से कोई किडनी का डिसऑर्डर नहीं है और जीएफआर अगर उसका बढ़ गया है तो बॉडी कैसे अपने आप नॉर्मल कर देती है उसको? ज्यादा भी फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना फिल्ट्रेशन होगा उसका 99% पार्ट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और 1% पार्ट लॉस हो जाएगा बॉडी से। तो अबाउट 1 to 2 लीटर डेली हम यूरिन रिलीज करते हैं। अगर ज्यादा रिलीज करेंगे तो उसमें ज्यादा वाटर का लॉस होगा। हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी है। ओके, देयरफॉर हमें वाटर का रिटेंशन भी करते आना चाहिए। इसलिए जीएफआर अगर बढ़ गया है किसी रीजन से, उसको बैक टू नॉर्मल भी लाते आना चाहिए बॉडी को। बॉडी उसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज करेगी? तो अगर जीएफआर बढ़ गया है, दैट इज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस को बढ़ा हुआ है, मतलब अल्टीमेटली पूरी ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। एक नॉर्मल पर्सन में जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ फैक्टर जो है वो काम करने लग जाते हैं उसको नॉर्मलाइज करने के। ओके, तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले बॉडी को क्या करना पड़ेगा? वैसोडाइलेशन। ओके, रेगुलेट इट, बैक टू नॉर्मल लाने के लिए blood vessels should be dilated. Okay, तो वैसोडाइलेशन उसमें होना चाहिए।
वेसोडाइलेशन। जब वेसल डायलेट होती है, वेसल जब अपना ल्यूमेन बढ़ा लेती है तो उसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन, बैक टू नॉर्मल। जो ल्यूमेन कम हो गया था, ओके, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल वापस से नॉर्मल आ गया, उसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन। डायलेट हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, उसको वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन कॉज करवाने के लिए जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जो मोटर है, जो पंप है, वो ज्यादा प्रेशर के साथ में फेंक रही है ब्लड को, मतलब फ्लो करवा रही है, तो वहां से ही सबसे पहले सिग्नल रिलीज होगा। हार्ट का जो राइट एट्रियम है, तो उसके ऊपर सिग्नल्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं राइट एट्रियम ऐसे नोड से, उसको मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए एट्रियल वॉल से ही कुछ केमिकल रिलीज होंगे। इसमें मेन है हार्मोन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर और एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन। एट्रियल मतलब एट्रिया की वॉल से रिलीज हो रहा है, नाट्रियूरेटिक, ओके, मतलब किडनी पर एक्ट करने वाला है, नाट्रियूरेटिक फैक्टर और हार्मोन एएनएफ। एएनएफ वेसोडाइलेटर है, ये क्या कॉज करवाएगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन कॉज करवाएगा, और ब्लड वेसल का डायलेशन कॉज करवा करके ये ब्लड प्रेशर को लूज करेगा। ब्लड प्रेशर कम होने पर ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलस डिक्रीज हो जाएगा और इससे जीएफआर कम होने लगेगा, ठीक है, और कम होकर के वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। कम होकर के वो वहां तक कम होगा जहां तक कि नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कम करने लगेगा तो फिर वापस से वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज होकर के उसको बढ़ाने लग जाएंगे। ये मैकेनिज्म हमेशा थोड़ी चलता रहेगा कि बढ़ता है कम होता है। एक बार क्रिटिकल वैल्यू से अगर ज्यादा हो गया है, ओके, जीएफआर ज्यादा हो गया है, तो एएनएफ उसको नॉर्मल लेकर के आ जाएगा। अगर कम हो गया है किसी रीजन से तो एल्डोस्टेरॉन एडीएच उसको बढ़ा करके नॉर्मल लेकर के आएगा। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। Done, sir. Done, sir. मानकापुर ब्रांच में Done, sir. गुड। ये तो हमने देख लिया कि यूरिन बनता कैसे है। फिर हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पैल्विस में जाता है यूरिन, और रीनल पैल्विस से ओपन हो जाते हैं यूरेटर, और यूरेटर से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट यूरिन रिलीज नहीं कर दिया जाता, क्योंकि हमें पता है कि जो जीएफआर बन रहा है, जीएफआर वो है 125 ml पर मिनट, ओके, बट इससे जो यूरिन बनेगा
यूरिन वो अबाउट 1 ml पर मिनट बन रहा है। ओके तो क्या हम 24/7 कंटिन्यूअसली यूरिन को रिलीज आउट करते रहते हैं? मिक्चुरेशन होता रहता है क्या? यूरिनेशन यूरिन रिलीज होता रहता है क्या? नहीं। है ना, नहीं, हम यूरिन को डायरेक्ट रिलीज नहीं करते। लेकिन आपने कुछ पर्सन देखे होंगे जिसको डायलेशन पर रखा गया है। ओके उन पर्सन में एक पाउच लगा दिया जाता है, ठीक है, एक पाउच लगा दिया जाता है और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हर बार एक एक बूंद एक एक बूंद वहां पर रिलीज होती रहती है। देखा है कि आप लोगों ने कभी ऐसा? यस। है ना, तो उसमें उसमें डायरेक्टली 1 बाय 1 वहां पर ड्रॉप आती जा रही है। कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद में एक एक दो बूंद वहां पर, एक एक बूंद एक एक मिनट में क्या डिफरेंस पर एक एक दो बूंदे वहां पर गिर रही है, क्योंकि अबाउट वहां पर इस तरह से फिल्ट्रेशन चल रहा है। ओके लेकिन हमारे पास में एक जो यूरिन बनता है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है कि वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप बाय ड्रॉप ना जाता रहे, वो एक साथ में रिलीज किया जाए। तो जब हम यूरिन को बॉडी से रिलीज आउट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। ओके यूरिन को रिलीज आउट करना, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस नहीं होती। ओके क्यों? क्योंकि जो यूरेटर से यूरिन आता है, किडनी से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा है वो यूरेटर में, और यूरेटर्स ओपन होते हैं, एक हमने कहा था पिरामिडल स्ट्रक्चर, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में इधर की यूरेटर आई, इधर से यूरेटर आई, ये दोनों यूरेटर की ओपनिंग यहाँ पर ओपन हो रही है, और दोनों किडनी से जो यूरिन है यहाँ पर कलेक्ट होता जा रहा है। ओके अब कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर है यूरिन के पास में, यहाँ पर मस्कुलर स्फिंक्टर है जिसको मिक्चुरेशन स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं या स्मूथ मसल्स का स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। वहां पर आप मसल से बना है देयरफॉर स्फिंक्टर, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर है। ओके स्फिंक्टर है मतलब एक तरह का गार्ड है, वॉल टाइप है कि जो रोक करके रख रहा है तब तक यूरिन को। यूरिन जमा होता जा रहा है इस पिरामिडल स्ट्रक्चर में, ओके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जब ये पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, ओके यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पर यूरिनरी ब्लैडर फुल होने के बाद इसकी वेसल्स जो यहाँ पर है, वॉल जो है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल, इसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ओके स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेच रिसेप्टर जब इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा तो ये स्ट्रेच होंगे, प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रेच होंगे। तो जैसे ये फुल हो जाएगा तो ये डायलेट होने की कोशिश करेगा, मस्कुलर है, डायलेट होने की कोशिश करेगा तो स्ट्रेस रिसेप्टर्स पर प्रेशर पड़ेगा और यहाँ का प्रेशर का सिग्नल वो देंगे सीएनएस को। डायलेशन के बाद में यूरिनरी ब्लैडर के डायलेट होने पर, आफ्टर डायलेशन स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेशराइज होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इसका सिग्नल जाएगा फिर सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स को ये एक्शन देगा। मोटर न्यूरॉन्स, ओके 3 टाइप के नर्व फाइबर होते हैं हमारे पास में, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स टाइप के नर्व फाइबर्स। 3 टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर मतलब न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के
एक दूसरे से कांटेक्ट होने पर जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फाइबर लाइक, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम नर्व फाइबर बोलते हैं। वो तो उसमें मेरी नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। तो अगर जो ओनली किसी ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल ले जाते हैं, ओनली सिग्नल ले जाने का काम करते हैं सीएनएस तक, तो उनको हम सेंसरी बोलते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओनली किसी पार्ट तक सिग्नल लेकर के आने का ऑर्डर क्या दिया है सीएनएस ने वैसा काम करना है, वो परफॉर्म करते हैं, उनको हम ओनली मोटर नर्व फाइबर या मोटर न्यूरॉन्स है वहां पर ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोनों काम करते हैं, सिग्नल लेकर के भी जाते हैं और वही नर्व फाइबर सिग्नल वापस ऑर्डर लेकर के भी आते हैं, उनको मिक्स टाइप के बोलते हैं। ठीक, मिक्स वहां पर। तो मोटर न्यूरॉन को देखा, मतलब मोटर न्यूरॉन मतलब सीएनएस से ओनली यहाँ तक सिग्नल लाने वाला, ठीक है, वो अलग से स्पेशल नर्व फाइबर। मोटर न्यूरॉन्स वाला नर्व फाइबर यहाँ पर आएगा और यहाँ की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो मस्कुलर स्फिंक्टर है, मस्कुलर स्फिंक्टर, ये मस्कुलर स्फिंक्टर डायलेट होगा और ओपन होगा। ठीक है, मस्कुलर स्फिंक्टर ओपन होगा और ये अगर ओपन होगा तो यहां से अब यूरिन का रिलीज यूरेथ्रा में होगा। ओके, यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा में गया और यूरेथ्रा डायरेक्टली आउटसाइड ओपन होती है यूरेथ्रल मीटस से। ओके, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होगा बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस की हेल्प से यहाँ से यूरिन को रिलीज कर दिया जाएगा। अब जब यूरिन रिलीज हो जाएगा तो खाली हो गया, ये खाली हो गया तो वापस से उल्टी कंडीशन होगी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खाली होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्ट्रेस रिसेप्टर रिलीज रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो उसका सिग्नल दे देंगे सीएनएस को कि रिलैक्स हो गए हैं। सिग्नल सीएनएस मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा कि अरे ये तो रिलैक्स हो गए हैं, तो स्मूथ मसल को रिलैक्स करवा देगा। स्मूथ मसल्स यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो रिलैक्स हो जाएगी तो मस्कुलर स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा। मस्कुलर स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा तो अब जो ड्रॉप यहाँ पर कंटिन्यूअसली गिर रही है एक एक एक, वो यहाँ से वो आगे नहीं जाएगी, यहीं पर कलेक्ट होगी। जब तक वो फिर से फुल नहीं हो जाता तब तक ये वापस प्रोसेस नहीं चलेगा। इस प्रोसेस में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है बेटा? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हेलो, कंप्लीट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया कंप्लीट? यस। ओके, अब आपको एनसीईआरटी में इन मसल्स का नाम नहीं दिया रहता, कौन सी मसल्स होती है
लेकिन आपको क्वेश्चन कभी कभार नीट में पूछ लिया जाता है तो उस मसल्स का नाम लिख लेना। यूरिनरी ब्लैडर की जो मस्कुलर वॉल है वहां पर मसल्स को हम बोलते हैं डिट्रसर मसल। कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी? डिट्रसर मसल्स। ओके, डिट्रसर। डिट्रसर मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है रेगुलेशन के टाइम पर मिक्चुरेशन के। मिक्चुरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब मिक्चुरेशन होना चाहिए तब डिट्रसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्फिंक्टर ओपन होता है, और जब खाली हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तब डिट्रसर मसल रिलैक्स हो जाती है, स्फिंक्टर बंद हो जाता है और कलेक्ट होता है फिर यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक ही ब्रांच से रिप्लाई आया था स्क्रीनशॉट का। हो गया क्या बेटा सब में? हेलो, इंदौरा मानकापुर ब्रांच में हो गया क्या बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। डन सर। ओके, अब डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू किडनी। किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सबसे पहले तो यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम देख लेते हैं। अभी हमने यूरिन देखा तो हमको पता है कि वहां पर यूरिन में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और कौन से कंपोनेंट नहीं आते। ओके, यूरिन में कोई न्यूट्रिएंट नहीं आता। ओके, कुछ एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जाते हैं, यूरिया जाता है, यूरिक एसिड जाता है, ओके, अमोनियम आयन जा सकती है, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, इस तरह के मटेरियल जा सकते हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर जा सकता है। ओके, ये मटेरियल्स यूजुअली जाते हैं यूरिन में। ह्यूमन यूरिन में प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन भी कुछ अमाउंट में जा सकता है, क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं तो उन प्लांट प्रोडक्ट में जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन है, इंडोल एसिटिक एसिड, वो अगर हमारे पास में आए तो हम उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो यूरिन को रिलीज कर, यूरिन के लिए वहां पर किडनी के पास में भेज दिया जाता है। डिसऑर्डर्स related to kidney, related to kidney। सबसे यूरिन से रिलेटेड पहले डिसऑर्डर लेते हैं, शॉर्ट में जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर ग्लूकोज आ गया यूरिन में जो कि नहीं आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ओके, ग्लाइकोसूरिया। तो presence of glucose in urine, ये अब नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाता, फिल्ट्रेट में जा रहा है जो पीसीटी से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसे ही प्रोटीन यूरिया, तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स, यूरिन में अगर प्रेजेंट रहे उसको प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। और प्रोटीन यूरिया में फिर एक कॉमन है अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन अगर जाता है तो अल्ब्यूमिन ये कॉमन है। अल्ब्यूमिन भी
प्रोटीनूरिया का टाइप है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है बैलेंस करवाने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस करवाने के लिए, क्लोराइड का बैलेंस करवाने के लिए, अगर वो गलती से अगर वो जा रहा है तो ये कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, ये तो पहले ही बताते हैं। सेकंड, अगर ग्लाइकोसूरिया ये बताता है कि इतना ज्यादा ग्लूकोज है ब्लड में, मतलब उस पर्सन को डायबिटीज मेलिटस है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज है और इसलिए वो ग्लूकोज को वापस से रीअब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ग्लाइकोसूरिया एक कंडीशन बता रहा है कि ये वापस उस पर्सन को डायबिटीज मेलिटस है ऑलरेडी। ओके, एक कंडीशन है कीटोन्यूरिया। नॉर्मल कीटोन्यूरिया मतलब कि कीटोन बॉडीज का मिलना, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज अगर हमारी बॉडी में बन रही है और वो फ्रीली रिलीज हो रही है ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर भी जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेन के पास में भी जा रही होगी, ब्लड सप्लाई जो कर रहा है, और वो ब्रेन की टिश्यूज को, न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करते रहती है। ओके, कीटोन बॉडीज। एक डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया का एक टाइप है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको हम पढ़ेंगे वहां पर। एल्ब्यूमिनुरिया वहां पर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम वहां पर डिसऑर्डर कीटोन बॉडी से रिलेटेड रिप्रेजेंट करेंगे। डायूरियासिस तो आपको बता दिया, एक्सेस ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होगा, वहां पर यूरिन एक्सेस वाटर लॉस। किडनी फेल्यूर, किडनी फेल्यूर। ओके, किडनी का फंक्शन है कि एक पर्टिकुलर किडनी को अबाउट 60% तो काम करना चाहिए, ठीक है। अगर 60% की वो वर्क कर रही तो हम बोलेंगे वो किडनी नॉर्मल काम कर रही है। 60% से अगर कम काम करने लग गई कोई किडनी तो हम उसको किडनी फेल्यूर बोल देते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि वो सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को रिलीज आउट नहीं कर पा रही है। तो अगर ऐसा करने में अगर वो इनकैपेबल है तो उसको, उस कंडीशन को हम किडनी फेल्यूर कहते हैं। इनकैपेबिलिटी ऑफ किडनी और किडनीज, एक भी हो सकती है फेल्यूर या दोनों भी हो सकती है। इनकैपेबिलिटी ऑफ किडनी और किडनीज टू प्रोड्यूस sufficient amount of urine, मतलब वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को कम अमाउंट में रिलीज आउट करवा रही है, इसलिए यूरिन कम बन रहा है, तो किडनी फेल्यूर बोलते हैं। किडनी फेल्यूर अगर किसी पर्सन में है, कोई किडनी फेल हो गई, तो एक किडनी पर भी सर्वाइव कर सकता है ह्यूमन बीइंग, एक किडनी भी अगर अच्छा काम कर रही है तो। बट उस पर्सन को जिसमें एक किडनी फेल हो चुकी है, उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगी, दौड़ भाग ज्यादा नहीं करना पड़ेगी, उसको बहुत ज्यादा मेहनत के काम नहीं करना पड़ेंगे, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बट फिर उसमें नॉर्मल लाइफ में फिर वो कुछ ऐसे वर्क नहीं कर सकता जिससे कि ज्यादा प्रेशर पड़े बॉडी पर, क्योंकि बॉडी पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो अल्टीमेटली बॉडी की फिजियोलॉजी पर असर पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म में वहाँ पर जो ब्लड में जो रिलीज होंगे सब्सटेंसेस वो किडनी तक जाएंगे, और किडनी को अगर ज्यादा वहाँ पर ये सब्सटेंसेस मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऐसे पर्सन्स को फिर खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा, कि ज्यादा कैटाबॉलिज्म से हार्मफुल प्रोडक्ट ना बने ब्लड के अंदर, ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसमें एक किडनी और वो चाहता है कि दूसरी भी किडनी उसको किसी डोनर से मिल रही है तो रिप्लेस कर दे, तो किडनी का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकती है किडनी। लेकिन किडनी ग्राफ्टिंग करते समय ऑपरेशन के बाद में वहां पर साथ में इम्यूनोसप्रेसेंट की मेडिसिन देना पड़ती है, जिससे कि दूसरे ह्यूमन बीइंग की किडनी लगाई गई है तो हमारी बॉडी किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे ह्यूमन बीइंग की भी इवन सेल्स को इन्वेडर इंट्रूडर समझती है,
ओके, तो किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग की सेल हमारी बॉडी में आए तो वो इन्वेडर इंट्रूडर की तरह हमारी बॉडी समझेगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रिलीज करने लग जाएगी या डब्ल्यूबीसी उसको खाने लग जाएगी। तो मतलब डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ग्राफ्टिंग को अपोज ना किया जाए, दूसरे पर्सन की किडनी लगाई गई है तो इसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट केमिकल्स दिए जाते हैं और वो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि वो अडाप्ट हो जाए ऑर्गन, और फिर बाद में बॉडी धीरे धीरे वो अडाप्ट हो चुका है तो उसको वहां पर बॉडी खुद एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, और इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में नहीं दिखाएगी। एक कंडीशन होती है यूरेमिया। ओके, यूरेमिया एक होता है हिमेटयूरिया और एक होता है यूरेमिया। तो पहले हम हिमेटयूरिया कंसीडर कर लेते हैं यूरेमिया के पहले, तो यूरिन से रिलेटेड कम हो जाएगी। लैपटॉप की चार्जिंग बहुत कम हो गई है, एक सेकंड। तो सबसे पहले हम हिमेटयूरिया पढ़ लेते हैं, यूरिन से रिलेटेड कम हो जाएगी। हिमेटयूरिया, ओके, हिमेटयूरिया मतलब हिम मतलब ब्लड, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन यूरिन। ओके, यूरिन में अगर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह, आरबीसी निकल रही है या फिर ब्लड जो है वो यूरिन में निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हिमेटयूरिया। वाइल अगर यूरिया अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो उसको हम यूरेमिया बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर यूरिया प्रेजेंट हो, जबकि यूरिया बनता है लीवर में और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या जो है उससे हिपेटिक पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन से अमोनिया आया सीधा किडनी के लीवर के पास में, सॉरी लीवर के पास में आया और अमोनिया से यूरिया बना और यूरिया को रिलीज कर दिया गया। ओके, और सीधा किडनी के पास में पहुंचा दिया, किडनी के पास में वहां पर फिल्टर होने के लिए, एक्सलेट आउट होने के लिए। बट अगर यूरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट रहा तो उसको हम बोलते हैं यूरेमिया। अगर ये एक्सेस में हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है किडनी से, किडनी फेल्योर हो चुकी है समझ लो, तो यूरिया ब्लड में ही पड़ा रहेगा और ये पॉइजनस सब्सटेंस है। हमने कहा था अमोनिया मोर पॉइजनस है, इसलिए उसको हम लेस पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट करते हैं लीवर में, लेकिन ये भी पॉइजनस तो है, लेस पॉइजनस है बट पॉइजनस है। इसका प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा ब्लड में तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा पर्सन जिसमें यूरेमिया है उसमें से यूरिया को जल्दी हटाना पड़ेगा ब्लड में से, मतलब उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तब उसको हीमोडायलिसिस पर रखते हैं। इसका सॉल्यूशन है हीमोडायलिसिस, ना शॉर्ट में उसको डायलिसिस भी बोलते हैं। ओके, डायलिसिस पर रखना, हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड का डायलिसिस कर रहे हैं। ब्लड में से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, उनको बाहर कलेक्ट किया जाएगा वेसल में या फिर पाउच में, या ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाएगा और बस बाकी का जो ब्लड का पार्ट है वो वापस वो बॉडी को आना चाहिए। एक सैलोफेन ट्यूब, सैलोफेन ट्यूब जो है वो रेडियल आर्टरी से निकालते हैं और रेडियल वेन को वापस जोड़ देते हैं। सैलोफेन ट्यूब हमारी कैपिलरी की जैसी, ब्लड कैपिलरी की जैसी काम करती है। ओके, तो उसमें जो एक्सेस में मटेरियल्स है उनको वो हटा देती है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनको वहां पर वापस लेकर के आ जाए। तो एक डायलिसिस फ्लूइड बनाया जाता है पहले, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है। ओके, डायलिसिस फ्लूइड, एक डायलिसिस टैंक होता है, उसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है। उस सैलोफेन ट्यूब को उस डायलिसिस फ्लूइड में से वापस लेकर के आते रेनल वेन तक, सॉरी रेडियल वेन तक, रेडियल आर्टरी से रेडियल वेन तक। ओके, तो उसमें जो ब्लड फ्लो होगा उस सैलोफेन ट्यूब में, मतलब ब्लड कैपिलरी लाइक जो ट्यूब है सैलोफेन ट्यूब उसमें, तो जब वो डायलिसिस फ्लूइड के पास में जाएगा तो उसमें प्लाज्मा लाइक कॉन्सेंट्रेशन है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन लाइक है वहां पर।
तो उसमें जो जो मटेरियल वहां पर है उससे एक्सेस वाले मटेरियल अगर हमारे ब्लड में है, मतलब यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, जो कि ब्लड वहां पर नॉर्मल में नहीं रहेंगे, डायलिसिस फ्लूइड में नहीं रहेंगे, तो उसमें वो चले जाएंगे और वो वहां से फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, तो ऐसे डायलिसिस कर लिया जाता है जिसमें यूरेमिया होता है ऐसे पर्सन को। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। Done, आपने sir. टर्म पढ़ी होगी बेटा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के जो क्रिस्टल बनते हैं किडनी के अंदर, किडनी स्टोन, उसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। एक एनसीईआरटी में दिया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ये आप लोग पढ़ लोगे, कोई डिफिकल्टी होगी तो आप लोग मुझे पूछ लोगे कल के दिन क्लास में, अदरवाइज हम कल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रोल ऑफ अदर ऑर्गन, जैसे स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन में, ओके, लंग्स का क्या रोल है, ये आप लोग वहां पर पढ़ करके आओगे। स्वेटिंग से, CO2 एक्सलेशन से जा रहा है। ओके, तो अगर आपको कोई उसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप कल जल्दी से पहले वो पूछ लोगे, अदरवाइज हम जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। Bye. बाय सर। बाय बेटा, Sir. बाय बेटा।